क्या चला रहा है? डमी सर्वर बताया था। ओके ठीक है, मेन सर्वर क्रिएट कर रहे थे ना। ठीक है। बैच है आपका 4 PM। कहाँ गया? लास्ट में। तो सर्वर को रन कर लेते हैं। जेसन सर्वर डेटा डॉट जेसन हाइफन 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 हाइफन। ठीक है भाई, डमी सर्वर अपना रन हो गया। रियल तो बाद में बनाएंगे जब बैकएंड होगा। एंड VS कोड में अपना रिएक्ट सर्वर रिएक्ट प्रोजेक्ट ओपन करें। npm स्टार्ट। बैठ जाओ। बट इधर आए तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेन कैटेगरी हमने क्रिएट करी थी। डिलीट भी शायद हो गया था ना। हाँ, डिलीट भी हो चुका है। अब एडिट और कर लेते हैं। पेज नोट फाउंड। कोई दिक्कत नहीं। साइज थोड़ा छोटा करो, चलेगा? इतना चलेगा? सारे आगे बैठे हुए वैसे तो। इतना कर दो तो। ओके। चलो, थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ ना। इतना सही है आई थिंक। तो जो एडमिन क्रिएट मेन कैटेगरी वाला कंपोनेंट है, इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रख देंगे अपडेट मेन कैटेगरी। ठीक है भाई। अब जब आप लोग मेन कैटेगरी को अपडेट करोगे, तो पहले तो इसका मैं नाम चेंज कर देता हूँ कंपोनेंट का। अपडेट मेन कैटेगरी। और इसे हम लोग ऐप डॉट जेएसएक्स में राउट कर देते हैं, ताकि ये कॉल हो जाए। ठीक है भाई। यहाँ पे क्रिएट की जगह अपडेट। ये लो। अब जो 404 आया था उसकी जगह रिफ्रेश करोगे तो आपको पेज मिल जाएगा। नहीं मिला? कोई बात नहीं। अच्छा, आईडी स्लैश नहीं लगाया हमने जो अपडेट किया। ओके। ठीक है, समझ गया दिक्कत कहाँ पे है। ये दिक्कत है आपकी एडमिन मेन कैटेगरी कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे अपडेट के बाद में एक स्लैश भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर राउट बन जाए। अब ठीक है। एंड देन ऐप डॉट जेएसएक्स में जाना है और हमें यहाँ पे मिलेगी आईडी स्लैश अंडरस्कोर आईडी। अब ये राउट मैच हो गया। अब यहाँ पे खाली फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे देखो, मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे प्रीवियस डिटेल भी चाहिए। ठीक है। अगर आप चाहते हो तो एक काम और कर सकते हो। जैसे क्रिएट था, इसमें जो सबमिट है इसकी जगह मैं लिख देता हूँ क्रिएट। एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्रिएट मेन कैटेगरी। सेम ऐसे अपडेट वाले में यहाँ पे लेता हूँ मैं अपडेट। एंड बटन पे भी अपडेट। तो ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्रीवियस डिटेल्स चाहिए। तो पहले जो आईडी हमें यहाँ मिल रही है, इसको गेट करेंगे। कैसे करेंगे?
बताया था ना राउटिंग वाले एग्जांपल में, कैसे गेट करोगे? लेट आईडी डी स्ट्रक्चर की यूज पैरम सुख से। ठीक है भाई, आईडी मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक यूज इफेक्ट चाहिए ताकि हम लोग एपीआई कॉल कर सकें स्टार्टिंग में ही। ठीक है, एंड यहां से जो डेटा मेरे पास आएगा उस डेटा को मैं स्टोर भी करूंगा। लेट ऑल डेटा सेट ऑल डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट। यहाँ लगाते हैं कि यूज इफेक्ट। यहाँ पे सेल्फ इन्वोक्ड फंक्शन बना देंगे फैट एरो। एपीआई कॉल करनी है तो असिंग लेट रिस्पॉन्स अवेट फैच। यहाँ पे प्रोसेस डॉट env डॉट रिएक्ट ऐप अंडरस्कोर सर्वर, हमारा सर्वर एड्रेस है ये। स्लैश मेन कैटेगरी मेथड क्या करेंगे हम लोग? गेट हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। नाउ रिस्पॉन्स अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ताकि जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब इस एपीआई को कॉल करने पे हमें ऑल मेन कैटेगरीज की लिस्ट मिल जाएगी, जिससे हम लोग क्या करेंगे, सेट ऑल डेटा और इसमें क्या साइन कर दो, रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, एंड ये जो डेटा हमने यहाँ डिफाइन किया एंटर कराने के लिए नेम पिक, ये भी तो हमें फैच करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, सेट डेटा, सेट डेटा में क्या करोगे आप लोग, रिस्पॉन्स डॉट फाइंड वेयर एक्स डॉट आई डी इक्वल्स टू आईडी। इससे क्या होगा कि हमारा जो वेरिएबल है वो अपडेट हो जाएगा, एंड इसे मैं सिर्फ एक बार कॉल करूंगा तो यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे लगा देते हैं। ये सिर्फ एक बार कॉल होगा क्योंकि भाई एक पैसे डेटा एक ही बार लेना है ना। अब इससे एक तो ये अपडेट हो जाएगा ऑल डेटा, एक यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट अपडेट हो गया। ठीक है, अब बस मुझे एक सेकंड, क्या कर रहा है ये, लाइन नंबर 84 में एरर है कुछ। अच्छा, मैंने कॉल नहीं किया इस पे, अभी डेटा नहीं दिख रहा क्योंकि हमें वैल्यू फील्ड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लगा दो वैल्यू डेटा डॉट नेम। अब डेटा वैल्यू आएगी ट्रू फॉल्स, देखो पिक में तो हम लोग करेंगे नहीं, पिक का तरीका थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे करेंगे। क्या लिखेंगे, एक्टिव, अगर ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। अब देखो पुरानी वैल्यू आ गई ना, मेल लिखा आ गया। ठीक है भाई, तो प्रीवियस डिटेल हम लोगों को इस तरह से मिल जाएगी। समझ में आया क्या किया, क्रिएट वाला कंपोनेंट कॉपी पेस्ट किया, आईडी गेट की, डेटाबेस से ऑल डेटा गेट किया, उसी में से फिर फैच किया कौन सा रिकॉर्ड हमें अपडेट करना है, उस रिकॉर्ड को हमने डिस्प्ले करा दिया अपने फॉर्म्स फॉर्म एलिमेंट्स। अब हम जब पोस्ट डेटा करेंगे तो पहले एरर चेक करेंगे, सेम वैसे ही। अब इस केस में मुझे दोबारा एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये डेटा पहले ही कलेक्ट कर लिया। ठीक है, डेटा पहले कलेक्ट हो गया है। मैं यहाँ पे बस फाइंड आउट करूंगा आइटम्स all data dot find where x dot to local lowercase data dot name to lowercase, and in that case, बाद में बताऊंगा, छोड़ो अभी। अगर आइटम मिल गया तो इसका मतलब भाई पहले से है ये,
आइटम अगर नहीं मिलता है तो हमें करना है पुट, यहाँ पे लगाओ स्लैश देन आईडी, जिसे अपडेट करना है। पोस्ट के लिए क्या होगा, पुट, एंड डेटा को हम लोग कर देंगे यहाँ पे डी स्ट्रक्चर, ताकि सारी, सॉरी डी स्ट्रक्चर नहीं, स्प्रेड कर देंगे, माय बैड, स्प्रेड कर देंगे, सारी सारी की सारी फील्ड भेज देंगे। जो भी आएगा रिकॉर्ड मेन कैटेगरी अपडेट हो जाना चाहिए। इसको टेस्ट करते हैं, पहले तो रिस्पॉन्स क्या है डिफाइन नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ लेट लिख चेक करते हैं। मैं यहाँ पे रैंडम से कुछ चीजें डाल देता हूँ, एंड अपडेट। ये कह रहा है पिक फील्ड इज मैंडेटरी, एक चीज या इसमें ना एक काम और करना, यहां से एरर हटा दे, ये मैसेज हटा देना। अपलोड करोगे तो ही एरर आएगा, अदरवाइज एरर नहीं आएगा। देखो हो गया चेंज, हो गया चेंज भाई। अगर आप इमेज चेंज करोगे तो इमेज भी चेंज हो जाएगी। अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पे वापस मेल कर देता हूँ। अब मान लो मुझे सिर्फ इमेज चेंज करनी है, मैं इमेज ये वाली डाल देता हूँ, तो ये बोल रहा है मेन कैटेगरी नेम इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि भाई कंडीशन क्या लगा रखी है कि नाम पहले से नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन और लगाओ, हो सकता है नाम सेम रहे लेकिन मुझे अदर डिटेल्स अपडेट करनी हो, तो क्या कंडीशन लगाओगे, एक्स डॉट आई डी नॉट इक्वल्स टू आईडी, मतलब ये करंट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। रिकॉर्ड मतलब प्रोडक्ट नहीं, कोई और रिकॉर्ड होना चाहिए। अब अगर मैं इमेज चेंज करता हूँ, ये वाली इमेज डाल देता हूँ, अपडेट कर दिया, ये देखो चेंज हो गई। मान लो मैं फिर से सही कर देता हूँ और इसको मैं इनएक्टिव कर देता हूँ, इनएक्टिव भी हो गया। यहां तक समझ में आ गया भाई सबको। तो अब हमारा रिकॉर्ड क्रिएट भी हो चुका है, डिलीट भी हो चुका है, अपडेट भी हो चुका है, डिस्प्ले तो कर ही रहे हैं, तो पूरा CRUD CRUD ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। समझ में आया कैसे किया। अब आप मुझे ये बताओ, यहां तक प्रोजेक्ट बनाया आप लोगों ने, नहीं? सब बना रहे हो ना? कितने लोगों ने नहीं बनाया है अभी तक प्रोजेक्ट? क्यों भाई, रीजन तो बता दो, बुखार आ रहा है कुछ, क्या कुछ तो माना बेटा। भाई ऐसा तो बोल दे, मेरे कानों तक सुनाई दे जाएगा नहीं क्या बोल रहा है, हैं? क्या बोल रहा है? अच्छा बनाओगे तो मुहूर्त उहूर्त निकलवाए फिर, अब तो वैसे भी यार नवरात्र चल रहे हैं, सब शुद्ध दिन तो कोई हो नहीं सकता। और कब ट्राई करोगे भाई? देख मेरे भाई, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अगर इतने सारे बच्चों में से एक बच्चे की जॉब नहीं लगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने बच्चों में अगर सिर्फ तुम्हारी जॉब नहीं लगी ना, तुम्हें बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे बात को, मेरा क्या जा रहा है, मेरी जॉब चल रही है। समझ में आया? अगर 50 बच्चों में से एक की जॉब नहीं लगती है ना, तो ये बहुत अच्छा रेशो है मेरे लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 49 की तो लगे, मैं कह रहा हूँ 49 छोड़ो, 40 की तो लगेगी, 30 की तो लगे, 20 की तो लगे, तो मेरे लिए 20 भी बहुत है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा आप लोगों को जिनकी जॉब नहीं लगेगी, और आपकी जॉब इस प्रोजेक्ट के बेस पे लगेगी, और ये प्रोजेक्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप इसे बनाओगे, क्योंकि इसमें कोड दिन पर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और आप लोगों को ये समझ में आना बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर आप नहीं बनाओगे। अभी तो ये सिंपल है, रिडक्स लगाया नहीं है, जिस दिन रिडक्स लगाऊंगा तुम्हारा दिमाग ना खराब हो जाए, कोड देख के तो मेरा नाम बदल दो, क्योंकि रिडक्स कोई सिंपल चीज तो है नहीं। मैं पहले बोल रहा हूँ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर एक बार फ्लो पकड़ लोगे तो फिर बहुत आसान। फ्लो समझ में आ गया, रिडक्स बहुत ईजी है, लेकिन अगर फ्लो नहीं पकड़ पाए तो फिर दिक्कत है। फ्लो तब समझ में आया जब तुम्हें कोड समझ में आए कुछ, और कोड समझ में कब आएगा, बनाओगे तो भाई, बनाना शुरू कर दे। नाम क्या है आपका? अनुज, तो भाई बना ले इसे, वरना समझ में नहीं आएगा। और कोई इसने अभी तक बनाया नहीं प्रोजेक्ट? बाकी सबने बना लिया? कोई बात नहीं, मेरे जितना, मतलब एक क्लास पहले का हो, 2 क्लास, कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट बना कर दिया ना कुछ ना कुछ, फिर ठीक है। ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट बनाया ही ना हो, पता चल रहा है कि तुम सिर्फ, या फिर बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो टेम्पलेट पे अटके होंगे अभी। अगर टेम्पलेट, देखो भाई एक चीज बता दूं,
अगर तुम टेम्पलेट में ब्राउजर की वजह से अटके हुए हो तो आगे बढ़ जाओ। ब्राउजर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कुछ लोगों के मैसेज सर ब्राउजर नहीं चल रहा है इसी में अटके हुए हैं, भाई छोड़ के आगे बढ़ो ना। ब्राउजर बाद में चला लेना, कौन सी बड़ी बात है, अभी तो डेटा डाला ही नहीं उसमें। जिस दिन डेटा डालेंगे तब देख लेंगे वापस उसे। साथ के साथ प्रोजेक्ट बनाओ तभी कुछ होगा, वरना कुछ समझ नहीं आना। क्योंकि ये कोड अब सिंपल तो है नहीं, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दो, और कोशिश करना कि साथ के साथ रहो। एक दो दिन पीछे चलेगा लेकिन बहुत ज्यादा दिन पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो। अब इसमें मैं तो कह रहा हूँ धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। अब मुझे इसमें काम करना है। ये नॉर्मल टेबल है, मुझे नॉर्मल टेबल नहीं चाहिए, मुझे डेटा टेबल चाहिए। डेटा टेबल समझते हो क्या होती है? कोई स्टूडेंट जिसे पता हो डेटा टेबल्स क्या होती हैं? किसी को नहीं पता? ओके, नहीं पता तो भाई लिख के देख लो, डेटा टेबल्स। ये जो वेबसाइट है इसको ओपन करो। यहाँ पे टेबल दिखेगी, कुछ डिफरेंट नजर आया टेबल में? सर्च ऑप्शन है, कुछ भी लिखोगे, लाइक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जे, तो जिस नाम में जे होगा वो मुझे मिल जाएगा। जूनियर कोई है करके, देखो जूनियर नाम से दो हैं, जे वन लिखा है सर। इन्हें बोलते हैं डेटा टेबल्स। मान लो मुझे यहाँ नेम वाइज सॉर्ट करना है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये देखो जेड के अकॉर्डिंग सॉर्ट, मतलब डिसेंडिंग में हो गया, ये अब असेंडिंग में हो गया, पोजीशन असेंडिंग में, पोजीशन डिसेंडिंग में, एज असेंडिंग में, एज डिसेंडिंग में, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो स्टार्ट डेट असेंडिंग डिसेंडिंग। एक पेज में कितने एंट्री चाहिए? 10 चाहिए, 25 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए? मुझे 100 चाहिए, 100 आगे। इसी में पेज इनिशियल मिल जाएगा। मान लो अब रिकॉर्ड तो बहुत सारा है, मुझे सेकंड पेज पे जाना है, थर्ड पेज पे, फोर्थ पेज पे, सिक्स सेवन, 57 पेज है ऐसे। सॉरी एंट्री है 57, 7 पेज। क्लियर है? ये फीचर हमें चाहिए अपनी टेबल में, क्योंकि हमारी टेबल तो बिल्कुल नॉर्मल है ना, ऑर्डिनरी टेबल है, इसमें कुछ है ही नहीं। मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ नहीं होगा ना, यहाँ पे सर्च ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेटा टेबल क्रिएट करनी है। कैसे करेंगे? आपको क्रिएट नहीं करनी है, टेंशन ना लो। ठीक है, आपको क्रिएट नहीं करनी है, आपको टूल यूज करना है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं लाइब्रेरी। डेटा टेबल्स डॉट नेट ये सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है इसकी। अब इसमें हमें दो चीजें इंस्टॉल करनी है। देखो इन्होंने यहाँ पे एनपीएम के पैकेज दे रखे हैं कि आप पहले ये इंस्टॉल कर लो। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ से रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगी। थोड़ा सा इसमें हमें अलग चीजें चाहिए। अब लाइब्रेरी तो मुझे भी याद नहीं रहती, इसलिए मैं पुराने प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी का नाम देखूंगा कौन कौन सी चाहिए। लास्ट क्लास में कौन सा? इससे पहले डेटा टेबल बनाई है मैंने इस बैच में, तो इसमें पैकेज जेसन फाइल देख लो, इसमें पता चल जाएगा कौन कौन सी लाइब्रेरी। तो एक चाहिए हमें डेटा टेबल्स डॉट नेट, और एक चाहिए हमें डेटा टेबल्स डॉट नेट हाइफन डी टी। ये दो टेबल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक का तो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, डेटा टेबल्स डॉट नेट हाइफन डी टी, लेकिन हमें खाली इतनी भी चाहिए, npm इंस्टॉल डेटा टेबल्स डॉट नेट। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? तो यहाँ से पैकेज कॉपी कर लो पूरा, और अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करो सब। ठीक है, आगे। सबसे पहले ये वाली टेबल डॉट नेट, मतलब पैकेज। उसके बाद में हाइफन डी टी मतलब डेटा टेबल। ये दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, नाम लिख लो भाई, ये नोट कर लेना। ये मेरे पास तो प्रोजेक्ट था पिछले वाला, तुम्हारे पास नहीं है, तुम कहाँ से देखोगे? ठीक है, ये लिख लो।
npm install datatables.net। एक ये npm install datatables.net -dt। ठीक है बेटा, काम कर लोगे। इंस्टॉलेशन के बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे इसके डॉक्यूमेंटेशन में। नेट, ठीक है भाई, यहाँ चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे देखते हैं फुल गेटिंग स्टार्टेड गाइड। HTML में तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको सीडीएन लगाने हैं, मतलब सीडीएन से काम चल जाएगा और ये लगा देना, बट यहाँ पे सीडीएन से काम नहीं चलेगा। इंस्टॉल हमने कर लिया है डेटा टेबल सीडीएन, देन हम लोगों को, नहीं सीडीएन नहीं, ये सीडीएन तरीके बता रखा है बट ये काम नहीं करता, इसको इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, एक लाइब्रेरी यहाँ बताई इन्होंने। देन हमें क्या करना है, इंपोर्ट डेटा टेबल फ्रॉम डेटाटेबल्स डॉट नेट -dt। यहाँ पे दे रखी है कमांड वैसे, है ना। npm इंस्टॉल, और ये बोवर नहीं करना है, npm लगा देना इसलिए, चलो तो हो गया। अब कोई एग्जांपल किधर है भाई। ये कर लेते हैं। दोनों लाइनें इंपोर्ट करो और जिस पैकेज जिस कंपोनेंट में चाहिए, हमें ये चाहिए इस कंपोनेंट, यहाँ पे कर लेंगे इसे इंपोर्ट। ठीक है भाई। देन हमें बनानी है टेबल। देखते हैं भाई ये काम करता है नहीं करता। एक टेबल डिफाइन करी हमने, रिस्पॉन्सिव ट्रू, बस इतना किया। और ये जो आईडी है माई टेबल, ये हम लोग लगा देंगे किसमें, इस टेबल में। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। कांट रिजोल्व डेटा टेबल्स डॉट नेट रिस्पॉन्सिव डेटी, इसमें एरर आता ही है। एक काम करो, इसको रहने दो। इंस्टॉलेशन तो सही सही किया है, इंस्टॉलेशन की दिक्कत नहीं है। आप इस वेबसाइट के थ्रू मत करो, इस वेबसाइट पे ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू बता रखा है, रिएक्ट के थ्रू नहीं है। आप एक काम करो, लिखो यहाँ पे npm, वो जो पैकेज का नाम था, डेटा टेबल्स। अब इसमें देखो इंस्टॉलेशन के लिए क्या बताया, नहीं डेटा टेबल्स, ये वाली नहीं है, लाइब्रेरी ढूंढने में बड़ी दिक्कत हुई। npm वेबसाइट पे जाओ, डेटा टेबल्स के स्पेलिंग, डेटा टेबल्स डॉट नेट। क्या हो गया, ये वाली लाइब्रेरी शायद है।
हाँ, डेटा टेबल्स डॉट नेट हाइफन dt, इसको देखते हैं, इंस्टॉल कर लिया। नहीं यार, ये भी नहीं है। एक सेकंड, अब इतना कर रहे हो तो पुराने प्रोजेक्ट से देख लें। लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये दो लाइनें इंपोर्ट करनी, तीन इनफैक्ट। क्या क्या है बता देता हूँ। आपको एक तो jQuery इंपोर्ट करनी है, क्योंकि jQuery बेस्ड है, ठीक है। इंपोर्ट डॉलर फॉर्म jQuery, इंपोर्ट डेटा टेबल्स डॉट नेट dt हाइफन css डेटा टेबल्स, ठीक है। इंपोर्ट डेटा टेबल स्टाइल्स एंड ये इंपोर्ट डेटा टेबल्स डॉट नेट, ये तीन लाइनें लिख देना, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसमें जो सबसे पहला हमारा कंपोनेंट चल रहा है वो यूज इफेक्ट चल रहा है। यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग एक काम करेंगे, गेट एपीआई डेटा फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पे भी बाद में डेटा जब लोड हो जाए आपका, उसका ये लगा दो, डॉलर मतलब jQuery, जहाँ पे आईडी यूज होगी उसे सिलेक्ट करना है और उसमें डेटा टेबल अप्लाई कर देनी है बस। अब हमने यहाँ पे अपनी टेबल में वो लिख दिया होगा, आईडी हटा दी क्या, हटा दी, आई डेटा टेबल, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कि क्या कुछ हमें मिला, देखो कुछ तो मिला। वो तो सिंटेक्स मिल गया ना। तो इतना करने के लिए क्या किया हमने, पहले तो दो पैकेज इंस्टॉल किए, npm install datatables.net और npm install datatables.net हाइफन dt। उसके बाद हमने ये चीजें इंपोर्ट की, एक तो हमने jQuery इंपोर्ट की, ठीक है। ये डेटा टेबल्स, इसकी css फाइल हमने इंपोर्ट की। और एक ये, अगर आपको इसमें एरर मिल जाए तो आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ पे जाना नोड मॉड्यूल्स में, इसमें डेटा टेबल्स ढूंढना, ये dt वाली, इसमें आना css के अंदर और आपकी जो css का नाम होगा वो लिख देना है, ठीक है। तो वो ये लिखे ना। अगर आपके वर्जन में कुछ डिफरेंस आए, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाए तो यहाँ से देख लेना नोड मॉड्यूल्स में जाके, ठीक है भाई। एंड देन हमने क्या किया यहाँ पे, जो हमारा सबसे पहला फंक्शन कॉल हो रहा है गेट एपीआई डेटा, इसमें हमने ये कोड इंजेक्ट कर दिया, जहाँ डॉलर मतलब jQuery के थ्रू हमने आईडी सिलेक्ट की और उसमें डेटा टेबल अप्लाई कर दी। क्लियर है, सिंपल भाई। अब इसमें देखो डेटा टेबल तो बन गई, लेकिन अभी काम नहीं करेगी, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे देखो ना कि क्या लिख रहा है, जीरो, शोइंग जीरो एंट्रीज, मतलब डेटा तो आया लेकिन वो अप्लाई नहीं हुआ। Reason बताता हूं। जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा तो यहाँ से एपीआई कॉल हुई, अब एपीआई से डेटा तुरंत तो आएगा नहीं, डिले तो होगा, चाहे कुछ मिली सेकेंड्स का रहे लेकिन थोड़ा डिले तो आएगा। उतने केस में पैरेलली, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एसिंक्रोनसली काम करती है, ये चल गया, मतलब इसने डेटा टेबल पहले ही बना दी और डेटा हमारे पास बाद में आया, दिक्कत होगी। इस केस में एक काम करोगे आप लगाओगे यहाँ पे सेट टाइम आउट, कितने सेकंड टाइम के बाद, मान लो मैं आधे मिनट सेकंड के बाद, 500 मतलब आधा सेकंड, 500 मिली सेकंड, ठीक है। ये काम करूंगा, लेकिन इसमें एक दिक्कत तो फिर रहेगी कि मैं यहाँ पे टाइम वेरिएबल लूंगा एक, लेट टाइम, और यहाँ से रिटर्न कर दूंगा इस टाइम, क्योंकि भाई ये जितनी बार कंपोनेंट बनेगा उतनी बार प्रीवियस टाइम हमें क्लियर भी करना पड़ेगा ना, टाइमर बन रहा है ये। आपको बताया था ना एक एग्जांपल में, किसी एक एग्जांपल में टाइमर का बताया था मैंने। तो हम लोग यहाँ पे टाइम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसे रिटर्न करा देंगे। अब यहाँ से हमें टाइम मिलेगा, हमें क्या करना है, ये जो यूज इफेक्ट है इसमें एक रिटर्न कराएंगे, एक कॉल बैक फंक्शन,
जिसमें लगाएंगे क्लियर टाइम आउट, और इसमें टाइम ऑब्जेक्ट पास कर देंगे ताकि आपका ऑब्जेक्ट क्लियर भी हो जाए। ठीक है भाई, सिंपल है, ये तो बात कर रखा है। अब देखते हैं कि क्या ये काम करेगा। देखो, ठीक है भाई, आधे सेकंड का डिले लगा दिया जिससे ये काम हो गया। अच्छा, कई बार ऐसा भी होगा अगर आपकी एपीआई और भी स्लो है, 1-2 सेकंड के बाद डेटा आ रहा है, तो आपको टाइम बढ़ाना भी पड़ेगा ये। ठीक है, अभी मैंने आधे सेकंड, आप देखो ना, पहले नॉर्मल टेबल रहती है, आधे सेकंड के बाद ये चेंज होती है। अभी तो लोकल पे है, इसलिए डेटा जल्दी आ रहा है। जब लाइव करोगे तो डेटा 2-3 सेकंड डिले में तो आएगा, ताकि 2-3 सेकंड बहुत होता है, जल्दी आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आए 2-3 सेकंड तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिले लगाना। समझ में आया भाई? ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करके देखते हैं। मान लो मैंने लिखा एम, तो मेल और फीमेल दोनों में एम है, मेल लिखूंगा पूरा है। ठीक है, मैं आईडी सर्च करता हूँ B177, तो B177 सर्च हो गई। मुझे चेक करना है, नो, इसमें नो है, यस, काम कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, देखो चेंज भी हो रहा है डेटा, टिक पे तो रहने देना, आईडी के अकॉर्डिंग भी हो रहा है, परफेक्टली काम हो रहा है। समझ में आया सबको? तो अब बताओ, कुछ ज्यादा एफर्ट लगा डेटा टेबल बनाने के लिए? नहीं ना। 2 पैकेज इंस्टॉल किए, वहां से 3 लाइनें इंपोर्ट की, और जो हमारा सबसे पहला फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें ये पहला फंक्शन लगा लो या मान लो जहाँ पे डेटा आ रहा है हमारे पास, उसमें हमने थोड़ा आधे सेकंड का डिले लगा दिया, और अपनी डेटा टेबल को इनिशियलाइज कर दिया, आईडी गेट कर दिया। अब ये डेट जरूरी है, डेटा टेबल ही लिखो, आप यहाँ पे कोई भी आईडी लिखो, बट यहाँ पे और यहाँ पे सेम होना चाहिए, क्योंकि आप एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हो ना। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट? चलो भाई, इसी के साथ हमारा CRUD हो गया कंप्लीट, एंड हमारे एपीआईज भी, सॉरी मतलब डेटा टेबल भी बढ़िया यहाँ पे चल रही है। अब हम लोग एक बात सोचो कि जब मैंने डेटा गेट किया, मैंने 3 कंपोनेंट में डेटा गेट किया है। एक तो इसमें जहाँ डिस्प्ले हो रहा है, एक क्रिएट करते टाइम ये चेक करने के लिए कि सेम मेन कैटेगरी पहले से तो नहीं है, एंड अपडेट करते टाइम चेक करने के लिए कि सेम कैटेगरी पहले से तो नहीं है। 3 बार डेटा गेट किया ना, 3 बार कोड लिखा इसका, क्या ये सही तरीका होगा? आगे चल के मेन कैटेगरी मुझे प्रोडक्ट में भी गेट करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट के क्रिएट में भी और प्रोडक्ट के अपडेट में भी। 5 बार कोड हो गया, काउंट करते जाना, ठीक है, 5 बार हो गया। होम पेज पे मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाने हैं, मेल फीमेल किड्स के अकॉर्डिंग, मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, 6 बार हो गया। सोप पेज में भी चाहिए, 7 बार हो गया। तो कम से कम 7 बार तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, और भी ज्यादा हो सकता है, ये तो मैंने कम बताया, हो सकता है किसी और कंपोनेंट में जरूरत पड़ जाए। तो एक ही कोड को 7 बार लिखना क्या एक बेटर आइडिया है? नहीं ना। ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट में यूज करेंगे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, सुना है इसके बारे में? डिजाइन पैटर्न सुने, क्या होते हैं डिजाइन पैटर्न्स? अरे भाई, किसी ने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, SPM, कॉलेज में? हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC पढ़ा है, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। तो उसी उसी कोर्स में आपने ये भी सुना होगा, डिजाइन पैटर्न्स। तो एक सिंगलटन मेथड होता है, जिसका मतलब होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में कोई भी काम सिर्फ एक बार करें। सिंगलटन नाम समझ में आया ना? समझ में आया? कोई भी काम सिर्फ एक बार करेंगे, रिडंडेंसी नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे अपने काम। इसे ड्राई प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, DRY, डी डू नॉट, आर रिपीट, वाई योर सेल्फ। समझ में आया? तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई प्रिंसिपल बोल दो, सिंगलटन बोल दो, बात एक ही है। तो हमें क्या करना है, रिडक्स अप्लाई करना, क्योंकि अब मल्टीपल कंपोनेंट्स में डेटा चाहिए। भाई 7 बार कॉल करने का मतलब है 7 कंपोनेंट में डेटा चाहिए, और जब मल्टीपल कंपोनेंट्स में सेम डेटा चाहिए तो क्या लगाना चाहिए, रिडक्स। क्लियर है? समझ में आ गया रिडक्स की नीड क्यों आई? तो अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग रिडक्स लगाएंगे, थोड़ा कोड ये इजी सा हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि उस अभी तो क्या है, होच पोच हो गया है।
इसी में एपीआई कॉलिंग का लॉजिक है, इसी में क्रिएट का लॉजिक है, सब इसी में है। उसमें अलग अलग हो जाएगा। एपीआई कॉलिंग अलग फाइल में होगी सर्विस बन के, और बाकी सब अलग कंपोनेंट में रहेगा। तो पहले मैं आपको रिडक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको रिडक्स का फ्लो चार्ट बता देता हूँ। अगर आपको ये फ्लो समझ में आ गया तो आपका आधा काम तो हो गया। ठीक है भाई, थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से समझना। लेकिन अगर एक बार समझ लिया अच्छे से, रिडक्स में तुम मास्टर हो जाओगे, तुम्हारी जॉब आराम से लगेगी। रेज्यूमे में रिडक्स लिख दोगे, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप अपने रेज्यूमे में रिडक्स लिख दो, वो तुमसे वो कुछ पूछेंगे ही नहीं, सीधा रिडक्स पूछेंगे। ठीक है, रिडक्स में तुमने फिर सही से बता दिया, गारंटेड तुम्हारी जॉब लग जाएगी। क्लियर है? समझ में आया? रिडक्स को अच्छे से समझना। तो पहले मैं आपको रिडक्स का फ्लो चार्ट समझाऊंगा कि रिडक्स काम कैसे करता है। उसके बाद मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा इन सब के बारे में, और फिर हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। कौन कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, कौन कौन से रिडक्स के वेरिएंट्स होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। पहले समझते हैं रिडक्स का फ्लो चार्ट। ठीक है, तो रिडक्स का जो फ्लो चार्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है, ठीक है, वो आपके यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट होगा। ये आपका यूजर इंटरफेस है, इससे इंटरेक्ट हो रहा है वो। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एडमिन आपकी वेबसाइट पे आया, उसने बटन पे क्लिक किया कि मुझे मेन कैटेगरी ऐड करनी है। तो यहाँ से क्या हुआ, एक टास्क जनरेट हुआ, ऐड मेन कैटेगरी। क्लियर है? इवेंट हो गया। तो जैसे एक इवेंट जनरेट होगा, यहाँ से एक फंक्शन कॉल होगा जिसे बोलते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं इसको। यहाँ से एक फंक्शन कॉल होगा जिसे हम लोग बोलते हैं एक्शन क्रिएटर्स। क्या बोलेंगे? एक्शन क्रिएटर्स, जिसमें छोटे छोटे एक्शन क्रिएटर बनते हैं। एक्शन क्रिएटर से टास्क हमारा जाता है डिस्पैचर के पास। किसके पास? डिस्पैचर। डिस्पैच सुना सुना लग रहा होगा तुम्हें, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में यूज किया है। अब बहुत से में शकल ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने क्या ही नाम ले दिया। जो लोग पढ़ते नहीं भाई, वो के साथ होता है। देन हमारे यहाँ पे आएगा स्टोर। स्टोर के अंदर होगा रिड्यूसर। रिड्यूसर भी सुना हुआ है तुमने, नया वर्ड नहीं है। रिड्यूसर में होगा स्टोर, जिसे हम लोग बोलते हैं अपनी ग्लोबल स्टेट। ठीक है भाई, अब समझो, ये क्या है, हमारा यूजर इंटरफेस, जिसे बोल देते हैं सिंपली यूआई। ये होगा आपका एक्शन क्रिएटर्स। एक्शन क्रिएटर्स आपके फंक्शंस होते हैं जस्ट। क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करते हैं। जस्ट एक फंक्शन है जो क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम दो, मिनिमम एक चीज तो हो। कितना सिंपल है ना, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो। क्या? पहला, टाइप, क्या करना है। एक्शन मतलब टास्क है कोई, क्या करना है। लाइक ऐड टू कार्ट, ऐड मेन कैटेगरी, डिलीट कार्ट, डिलीट मेन कैटेगरी, समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, टाइप। दूसरा होता है पेलोड। पेलोड वर्ड सुना है कभी? क्या मतलब होता है पेलोड का? अरे जहाज में नहीं सुना? जहाज केस में पेलोड, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना हो जो ये फाइटर प्लेन्स होते हैं, उनमें जो एमिशन रखा जाता है, मतलब बम वगैरह रखे जाते हैं, उनको पेलोड बोलते हैं। सुना है वर्ड? मतलब कुछ ऐसा सामान जो अपने साथ लेके जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पेलोड बोलते हैं। तो एक्शन क्रिएटर्स क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, इसमें मैक्सिमम दो चीजें होंगी। पहला, टाइप जो कि मैंडेटरी है। दूसरा, पेलोड जो कि ऑप्शनल है। हर एक एक्शन क्रिएटर में पेलोड नहीं चाहिए, किसी किसी में चाहिए। किसमें चाहिए? फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ऐड मेन कैटेगरी, तो मैं बताऊंगा भी तो कि मेन कैटेगरी में डालना क्या है, तो उस केस में पेलोड भेजना है। मैं कह रहा हूँ गेट मेन कैटेगरी, मुझे मेन कैटेगरी चाहिए, तो मैं पेलोड थोड़ी भेजूंगा उसे। समझ में आया? तो गेट रिक्वेस्ट में पेलोड नहीं जाएगा, उसके अलावा चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट हो, चाहे पुट रिक्वेस्ट हो, चाहे डिलीट रिक्वेस्ट हो, पेलोड जाएगा। समझ में आया? क्लियर है भाई? एक हो गया मैंडेटरी, दो हो गए, सॉरी, पहला मैंडेटरी, दूसरा ऑप्शनल। तो यहाँ पे आपके एक्शन क्रिएटर्स बनेंगे, जैसे कि
मेन कैटेगरी एक्शन क्रिएट, सॉरी क्रिएटर्स, थोड़ी स्पेलिंग छोटी सी कर देते हैं इसको। ठीक है भाई, मेन कैटेगरी एक्शन क्रिएटर्स, देन सब कैटेगरी ब्रांड, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, न्यूज़लेटर, कार्ट, विश लिस्ट, चेकआउट, न्यूज़लेटर बोले ना, कॉन्टेक्ट अस, और और भी ऐसे बहुत सारे, ठीक है ना। मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, यूजर के रिव्यूज मतलब, कार्ट एक्शन क्रिएटर्स, विश लिस्ट एक्शन क्रिएटर्स, चेकआउट एक्शन क्रिएटर्स, न्यूज़लेटर एक्शन क्रिएटर्स, एंड कॉन्टेक्ट अस एक्शन क्रिएटर्स। इस तरह से और भी जरूरत पड़ेगी तो ले लेना, ठीक है भाई। ये होंगे हमारे एक्शन क्रिएटर्स, मैंने कुछ एग्जांपल बताए। यहां से जाते हैं डिस्पैच के पास। डिस्पैच का काम होता है आपके एक्शन को कहां तक पहुंचाना, रिड्यूसर तक, ठीक है भाई। आपके एक्शन को रिड्यूसर के पास, ये है हमारा, इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोले, स्टोर बोल रहे हैं, स्टोर तो वैसे ही है। ये हो गया हमारा रूट रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर। देन इसमें होंगे हमारे सब रिड्यूसर्स, जैसे कि मेन कैटेगरी रिड्यूसर, सब कैटेगरी ब्रांड, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, कार्ड, विशलिस्ट, चेकआउट, न्यूज़लेटर, कॉन्टेक्टर्स, ठीक है, एटसेट्रा। सब कैटेगरी ब्रांड, प्रोडक्ट, टेस्टिमोनियल, और कार्ड, विशलिस्ट, और चेकआउट, न्यूज लेटर्स, एंड कॉन्टेक्टर्स। ये हमारे कुछ रिड्यूसर्स होंगे, ठीक है भाई। ये होगा हमारा स्टोर, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। नाम से समझ में नहीं आ रहा, स्टोर, विच स्टोर सम डेटा, ठीक है भाई। अब ये काम कैसे करेगा, ये पूरा सिंक्रोनस ऑपरेशन है। कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, यूआई से इंटरेक्ट हुआ, एक क्या जनरेट हो, मतलब एक इवेंट जनरेट हुआ, इवेंट पास होगा एक्शन क्रिएटर्स, इनमें से कोई ना कोई एक्शन क्रिएटर होगा। एक्शन क्रिएटर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो डिस्पैच के पास जाएगा, डिस्पैच उसे भेजेगा रूट रिड्यूसर्स के पास, रूट रिड्यूसर, एंड रूट रिड्यूसर उसे डिवाइड कर देगा सब रिड्यूसर्स में। सब रिड्यूसर्स को दो चीजें मिलेंगी, क्या क्या, डिस्पैच में बताया, उसमें बताया था मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, करंट स्टेट एंड एक्शन। तो करंट स्टेट और एक्शन के बिहाफ पे ये स्टेट को अपडेट करेगा, मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। एंड आफ्टर स्टेट मॉडिफिकेशन ये यूआई को नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई वर्क हैज बीन डन। क्लियर है। एक्शन क्रिएटर यहां से डिस्पैच, रूट रिड्यूसर, सब रिड्यूसर्स, स्टेट, एंड नोटिफिकेशन, ये पूरा होता है आपका रिडक्स का फ्लो चार्ट। ये सिंक्रोनस है, एक के बाद एक काम होगा, ऐसा नहीं कि एक को छोड़ के आगे बढ़ जाए, ठीक है भाई। पूरे में डिले होगा, ठीक है, ये सिंक्रोनस है।
अब कुछ समझ में कुछ डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा है सिंक्रोनस वर्ड सुन के? अगर ये सिंक्रोनस है तो इसमें एपीआई कॉल कैसे होगी? क्योंकि एपीआई क्या होती है? एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में एसिंक्रोनस कैसे करें? लिए क्या आएगा? सागा। समझ में आया? इसके साथ हमें यूज करना पड़ेगा सागा एज अ मिडल वेयर। बहुत से लोग थंक भी यूज करते हैं, बट अब आउटडेटेड सा है वो, मैं यूज नहीं करता उसे। मैं आपको पढ़ाऊंगा सागा, इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है, बहुत सिंपल है, थंक से ज्यादा सिंपल है भाई। तो अभी इसमें एपीआई कॉल नहीं होगी, ध्यान रखना। कोई भी आपसे पूछे कि क्या हम, इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, कि क्या हम रिडक्स में एपीआई कॉलिंग कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, बिकॉज रिडक्स इज सिंक्रोनस इन नेचर, वी कांट परफॉर्म एनी एसिंक्रोनस ऑपरेशन इन रिडक्स। तो पूछेगा तो कैसे करें फिर? तो आप बताएंगे टू यू, वी कैन परफॉर्म एसिंक्रोनस ऑपरेशन विद रिडक्स, नॉट इन रिडक्स। ध्यान सुनना, रिडक्स में नहीं, रिडक्स के साथ। वी कैन यूज एनी मिडलवेयर लाइक थंग, सागा एटसेट्रा। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? मैं फटाफट से डायग्राम बनाओ, फिर इसको आगे लिखवाता हूँ प्रॉपर में।
डन। लिख लिया भाई सबने? ओके। ना ना, इमेज तो डेटा हो गया ना आपका। वो तो डेटा जब पूरा ऑपरेशन हो जाएगा तब डेटा आपको मिलेगा, तो वो तो डिस्प्ले होने वाला पार्ट है, डिटेक्ट वो नहीं। हाँ वहीं पर रुक जाएगा, जहाँ पे आएगा वहीं पर रुक जाएगा। लिखे भाई व्हाट इज रिडक्ट। अब कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, लिखते जाओ फटाफट। व्हाट इज रिडक्स? देखिए, रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर। रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। स्टेट कंटेनर ऑफ, फिर से बोल लेता हूँ। रिडक्स इज अ प्रिडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जावास्क्रिप्ट एप्स। It is a third party JavaScript library third party JavaScript library used for global state management used for global state management in React or other front-end frameworks like आप इसे नेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो, आप इसे एंगुलर में भी यूज कर सकते हो, हालांकि एंगुलर में पॉपुलर नहीं है इतना। रिडक्स और नेक्स्ट, रिएक्ट और नेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है। It helps in managing and centralize. It helps in managing and centralizing the state of an application. It helps in managing and centralizing the state of an application by using a unidirectional data flow. By using a unidirectional data flow. In simple terms, in simple terms, Redux allow us to store the entire state. Redux allow us to store the entire state of our application
Redux allow us to store the entire state of your application in our application in a single object and provide mechanism to update that state update that state in a predictable way. In a predictable way. Next लिखिए Redux principles. Redux principle. 3 प्रिंसिपल होते हैं Redux के. पहला लिखिए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ. देखिए द एंटायर स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, the entire state of the application is stored in a single object. The entire state of the application is stored in a single object called store. मतलब पूरा डेटा एक ही जगह पे रहेगा, एक ही ऑब्जेक्ट में रहेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर बोलते हैं. सेकंड लिखिए स्टेट इज रीड ओनली. स्टेट इज रीड ओनली. जैसे स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग भी तो रीड ओनली होती है. तो हम लोग स्ट्रिंग को अपडेट करते हैं तो क्या करते हैं, प्रीवियस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देते हैं नई स्ट्रिंग से. मॉडिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं होता. हम पुरानी स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं नई स्ट्रिंग से ताकि पुरानी डिलीट हो जाए, नई स्लाइड हो जाए. क्लियर है? सेम चीज हमें यहाँ पे स्टेट के साथ करनी है. जो स्टेट होगी या स्टोर होगा जो, वो आपका रीड ओनली होगा. मतलब स्टोर के अंदर जो स्टेट होगी वो रीड ओनली है. उसे डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसे रिप्लेस कर सकते हैं. तो लिख लो इसके बारे में. The only way to change the state is by the only way to change the state is by dispatching actions. Is by dispatching actions. आपको स्टेट चेंज करनी है तो आपको एक्शन को डिस्पैच करना पड़ेगा. ठीक है, ये पूरा फ्लो चलाना पड़ेगा, वरना स्टेट अपडेट नहीं होगी. और इसके थ्रू स्टेट रिप्लेस होगी, अपडेट तब भी नहीं. थर्ड लिखिए चेंजेस आर मेड विथ प्योर फंक्शंस. Changes are made with pure functions means reducers. देखिए reducers which are pure functions, reducers which are pure functions specify how the state change, specifies how the state change in response to an action. How the state change in response to an action. मतलब एक एक्शन के रिस्पॉन्स में स्टेट कैसे चेंज होगी, ये कौन बताएगा, रिड्यूसर. और रिड्यूसर होता है प्योर फंक्शन. प्योर फंक्शन लिखवा दूंगा, वैसे बट बता चुका हूं 2-3 बार. प्योर फंक्शन किसे कहेंगे, जो ग्लोबल वेरिएबल्स को अपडेट ना करे, जो आर्ग्यूमेंट्स को अपडेट ना करे, सेम इनपुट पे सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल ना हो, उसे क्या बोलते हैं, प्योर फंक्शन. लिखवा दूंगा आगे दोबारा. वैसे आगे लिखिए रिडक्स लाइफ साइकिल. रिडक्स लाइफ साइकिल में सबसे पहले लिखिए स्टेप 1. The process is begin
the process is begin when someone interact to the UI. The process is begin when someone interact with the UI. मतलब जैसे कोई UI से interact होता है तो ये process start हो जाता है. For example, button click or form submission. For example, button click or form submission events. After trigger an event, after trigger an event, the app dispatch an action, dispatch an action to the reducer, to the root reducer लिखना, to the root reducer. Dispatch an action to the root reducer. नेक्स्ट लिखिए, root reducer distribute the task. Root reducer distribute the task among sub reducers. ठीक है भाई, जो भी एक्शन होगा उसका जो भी टास्क है वो सब रिड्यूसर्स को पास ऑन किया जाएगा. ठीक है, कितनी स्टेप हो गई? हो गया. तीसरी स्टेप लिखिए, सब रिड्यूसर्स रिसीव करंट स्टेट एंड एक्शन. सब रिड्यूसर्स रिसीव करंट स्टेट एंड एक्शन, comma, replace the current state with new one, replace the current state with new one with help of action, and return newly updated state, and return the newly updated state to the UI. ठीक है, then UI respond to the user, then UI respond to the user. अब ये फ्लो मैंने बता दिया, इनको भी मैं डिटेल में लिखवाऊंगा. एक्शन क्रिएटर क्या है, एक्शन क्या है, डिस्पैच क्या है, रिड्यूसर क्या है, स्टोर क्या है, इन सबको डिटेल में लिखवाऊंगा, बट अब टाइम नहीं बता, नेक्स्ट क्लास में कल. ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल करते. एंड प्रोजेक्ट बना लो भाई, जिन लोगों ने नहीं बनाया, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी.